हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गाउस के नियम के तीसरे नंबर के अनुप्रयोग की बात करेंगे। जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें गाउस के नियम के 2 अनुप्रयोग पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और ये तीसरे नंबर का अनुप्रयोग है हमारा। निश्चिततः यदि हमारे पहले चैप्टर से अगर 3 नंबर का प्रश्न बनता है, जैसा कि बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट आया है, तो उसमें गाउस के नियम के इन 3 अनुप्रयोग में से जिसमें से 2 पहले अपलोड किए जा चुके हैं और एक आज आपके अपलोड हो जाएगा, तो ये 3 में से एक डेरिवेशन जरूर आपको देखने को मिल सकता है जो कि 3 नंबर में, जो कि बड़ा प्रश्न होता है और अथवा के अंदर भी प्रश्न आएगा, तो कहीं ना कहीं गाउस के नियम से हमारा प्रश्न आता है। प्रश्न क्या कहता है, गोलीय कोश कहे या खोखला गोला कहे या चालक गोला कहे, इन सभी के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की गणना करने को बोले तो पूरा एक ही डेरिवेशन चलेगा। चालक गोले का अर्थ क्या हुआ, तो यदि इसे आवेशित किया जाएगा तो इसका आवेश चलकर इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यह चालक गोले की हमारी परिभाषा रहेगी या इसकी पहचान रहेगी कि यह गोला चालक है। कैसे पता पड़ा, तो हमने इसे केंद्र पर आवेशित किया, लेकिन चालक होने के कारण वह पूरा आवेश कहाँ पर चला गया, उसकी सतह पर चला गया। हमने इसकी गणना करने के लिए, किसकी गणना, विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना किए, जो कि इसके चारों ओर आपके कैसी होगी, गोलाकार आकृति है और जिसकी त्रिज्या कितनी दे के रखी है, स्मॉल आर दे के रखी है। जो हमारा चालक गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, जिसकी सतह पर एक डीएस सतह ली गई है और उसी दिशा में हमारा क्या चल रहा है, विद्युत क्षेत्र चल रहा है। हमको क्या काम करना है, तो बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, वहां हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करके लेकर आनी है। लेकिन यह बिंदु पी जो है वो हमारा 3 सतह पर जाएगा। कौन सी, जब आर ग्रेटर देन आर हो तो बिंदु पी बाहर स्थित होगा, जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो तो बिंदु पी इसकी सतह पर आ जाएगा, और जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो तो बिंदु पी गोले के कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तीनों ही स्थितियों में गाउस का नियम लगाना है और उत्तर निकाल कर लाना है कि आखिरकार इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो सकती है। देखिएगा, सबसे पहले हम पहली शर्त लगाते हैं, पॉइंट नंबर 1, जिसमें कौन सा केस लगाया है, आर ग्रेटर देन आर, अर्थात छोटे आर का मान ज्यादा हो किसकी तुलना में, बड़े आर की तुलना में। ऐसा जब भी केस लगेगा तो हमारा बिंदु P जो है वो चालक गोले के कहां पर स्थित होना चाहिए, बाहर स्थित होना चाहिए। लगाते हैं गाउस का नियम। सर गाउस का नियम हमारे पास में कहता है फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट कितना चलेगा हमारे पास में, ds वेक्टर चलेगा। दूसरा यहां पर आएगा समेशन q और बटे में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0। दूसरा हम मान सकते हैं कि इसे कितना आवेश दिया गया है, तो मान के चलते किसे स्मॉल q आवेश से समान रूप से आवेशित किया गया है। तो हमारे पास में उत्तर निकल कर आया, क्या उत्तर निकल कर आया, फाई बराबर। यहाँ पर अब LHS और RHS अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सतह पर चेक करना है तो हम दोनों को साथ साथ में इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर आएगा फाई, जैसे यहाँ से डॉट हटाएंगे तो हमारे पास में cos थीटा आता है, तो यहाँ पर आता है EDS और साथ में कितना चलेगा, cos ऑफ थीटा। दूसरा यहाँ पर समेशन Q, कुल आवेश की जगह पर कितना आवेश दिया गया है, Q आवेश दिया गया है, तो समेशन Q की जगह पर किसका प्रयोग किया जाएगा, Q का, और बटे में कितना उत्तर आ जाएगा, एप्सिलॉन 0। कोई पूछे सर यहाँ पर आवेश घनत्व का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। आवेश घनत्व का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ चालक गोले के अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। अगर इसके अंदर किसी प्रकार का आवेश होता तो जरूर इसके अंदर आयतन आवेश घनत्व का प्रयोग किया जाता, लेकिन जब इस चालक गोले के अंदर किसी प्रकार का आवेश ही नहीं है तो हम इसके अंदर आयतन आवेश घनत्व का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा आवेश की मात्रा गिनेंगे, कितना आवेश होगा, क्यू आवेश होगा। देखते हैं जरा, यहाँ पर आएगा हमारे पास में क्लोज इंटीग्रेशन फाई EDS और cos ऑफ थीटा की जगह पर मान कितना रखा जाए सर, तो E और DS दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और जब दो कंपोनेंट एक ही दिशा में जा रहे हो तो उनके मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री होता है। cos ऑफ थीटा की जगह पर कितना आया, 0 डिग्री, यहाँ पर रहेगा Q और बटे में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0। देखिए जरा आगे की ओर क्या उत्तर आता है हमारे पास में, आगे देखें। क्लोज इंटीग्रेशन कितना रहा, यहाँ पर रहेगा EDS और cos 0 डिग्री का मान हमारे पास में कितना आता है, 1 आता है। R इक्वल टू यहाँ पर चलेगा Q और बटे में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 आएगा। 1 का गुणा करवाएंगे तो वही राशि वापस आएगी। क्या उत्तर आया, क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ पर रहेगा E और साथ में कितना आ जाएगा, DS, Q बटे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 आया। E हमेशा से बाहर गया है, ये भेजा बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन अंदर कितना रह गया, DS, यहाँ पर रहा Q और बटे में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0। जो हमारे DS सतह ली गई है वो किसी गोलाकार पृष्ठ के ऊपर है और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना सूत्र होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो जब हम ds का समाकलन करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आएगा E डॉट, साथ में कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्यों स्मॉल r आया है, क्योंकि हमारा बिंदु P अभी बाहर स्थित है और जो क्षेत्रफल निकलेगा वो भी बाहर वाली सतह के लिए निकलेगा। r इक्वल टू Q और बटे में कितना आ गया, एप्सिलॉन 0 आया।
केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना हो तो E इज इक्वल टू कितना उत्तर आ जाएगा, तो 4πr² का भाग लगा दिया जाए तो यहाँ पर आएगा Q, पहले से कौन चल रहा है एप्सिलॉन 0, किसका भाग लगाया तो 4πr² का क्या कर दिया गया, भाग लगा दिया गया। मैं इसको अपने फॉर्मेट के अंदर चेंज कर देता हूँ, क्या काम किया, 1/4πε0 को साथ में किया, 4πε0 को साथ में किया, साथ में कौन चल रहा है Q चल रहा है और बटे में कितना आ जाएगा r² आ जाएगा। इतने मान का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे आप E आउट से भी दर्शा सकते हैं। आउट से दर्शाने का मतलब कि जब बिंदु P बाहर है तब विद्युत क्षेत्र निकाला गया है। हमारी समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट अगर हम ये वाला केस लगाते हैं स्मॉल r की जगह पर किसका प्रयोग कर लें, कैपिटल R, या यूं कहा जाए कि यहाँ की जो डिस्टेंस है वो और बिंदु P चलकर जब जैसे ही सतह पर आएगा तो यहाँ की डिस्टेंस जो है वो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। या यूं कहा जाए कि बिंदु P हमारा कहाँ पर आ जाना चाहिए, सतह पर आ जाना चाहिए। जैसे ही बिंदु P सतह पर आया तो पहला तरीका रहता है कि इस पूरे प्रोसेस के साथ में गुजरा जाए और उत्तर निकाला जाए। जहां पर ये 4πr² लिखोगे उसकी जगह कैपिटल R² आ जाएगा और आप पूरा उत्तर निकालें। और आसान तरीका ये रहता है कि समीकरण 1 में ही मिले, समीकरण नंबर 1, इसमें स्मॉल r की जगह पर कितना रख दिया जाए, कैपिटल R, तो वो जो बाहर के लिए जो उत्तर निकाला है वह सतह के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। क्या उत्तर आएगा, तो यहाँ पर रहेगा E बराबर, क्या उत्तर रहा 1/4πε0, Q की जगह पर कितना रहेगा, Q रहेगा, और जहां स्मॉल r² था उसकी जगह पर कैपिटल R रखेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, कैपिटल R², और जो E आउट था अब वो S में कन्वर्ट हो जाएगा। S का मतलब होता है सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। समीकरण नंबर ये हमारी कौन सी हो जाएगी, तो समीकरण नंबर 1 हो गई थी, इसको कौन सी बोलेंगे, 2 बोलेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 कि जब बिंदु P अंदर ले लिया जाए, इसको थोड़ा समझते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे पॉइंट नंबर जैसे हमने 3 लगाया, r <r, या बिंदु P हमारा कहाँ पर चला जाता है, तो गोले के अंदर चला जाता है, और जैसे इसके अंदर जाएगा तो हमें इस आकृति के माध्यम से हमें इसको समझना है। क्या समझना है, ये पॉइंट हमारा O था, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस थी वो हमारी कितनी चल रही थी, कैपिटल R। अब हमारा बिंदु P है वो कहीं यहाँ पर है, इससे मैं एक छोटे सर्कल का निर्माण कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, इसकी त्रिज्या कितनी लिख देता हूँ, स्मॉल r, और बाहर मेरा समान रूप से कितना आवेश वितरित है, तो +Q चार्ज वितरित है। अब जो हमने सतह ली है अंदर के लिए, पॉइंट P जो अंदर की ओर लिया है, जहां पर बिंदु P है, क्या वहां पर किसी आवेश की उपस्थिति है या आवेशों का योग किया जाए, अर्थात यहां पर जैसे गाउस का नियम लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट कितना चलेगा, ds वेक्टर r इक्वल टू कितना उत्तर आएगा, तो समेशन Q बटे जैसे कितना लिखते हैं एप्सिलॉन 0, तो हमारे यहाँ समेशन Q का मान कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, अंदर आवेश उपस्थिति नहीं है। यह कारण है कि पूरा जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो भी कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। कैसे, जैसे ही Q का मान 0 होगा तो पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा समाकलन किया जा रहा है उसका मान अगर 0 के बराबर आता है तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, जो कि किसके बराबर होगा, E इन का मान होगा। समीकरण नंबर कौन सी लगेगी, तो समीकरण नंबर हो जाएगी 3। यदि हमें इसमें ग्राफ बनाने के लिए बोला होता, क्या ग्राफ बनाने के लिए बोला होता, तो E व R के मध्य ग्राफ, और ग्राफ किस प्रकार से बनाए जाए, तो E व R के मध्य ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको कुछ एक्सिस मानने पड़ेंगे। यहाँ पर आएगा हमारा y एक्सिस, यहाँ पर आएगा x एक्सिस, जिसमें एक तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग करेंगे और एक तरफ हम डिस्टेंस r का प्रयोग करेंगे। पर r को हमने 3 हिस्सों में विभाजन किया है। कौन कौन सा, पहली सतह जो है वो कहलाती है r = r, इससे कम जाएंगे तो बिंदु आएगा r <r, और इससे ज्यादा जाएंगे तो बिंदु आएगा r <r। हम जानते हैं r = r जब भी था, R = R जब भी था तो सतह का मान मिला था जो कि सबसे अधिकतम विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो यहाँ पर R = R के ऊपर सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, जिसको मैंने यहाँ पर किससे दर्शाया है, ES से। जैसे ही इससे आगे की ओर बढ़ोगे तो स्मॉल r का मान बढ़ेगा, स्मॉल r का मान बढ़ेगा। और हमारा कौन से नंबर का केस लगता है, केस नंबर फर्स्ट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो कितना मिला है, तो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। E आउट जो है वो r के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे r का मान बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ये ES जो मैक्सिमम पर है वो चलकर कहाँ की ओर वेरी करेगा, मिनिमम की ओर वेरी करेगा, जो शो करेगा कि E आउट का जो मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कितना होता है, r² होता है। लेकिन जैसे ही r <r में जाते हैं, r <r में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, 0। इसका मान 0 होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर किसी रेखा को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, जो दर्शा रहा है कि E इन का मान हमारे पास में कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। धन्यवाद आप सभी का।